कभी कभी किसी को सच में समझने के लिए ना उसे बस दूर से देखना पड़ता है। और मैंने राधिका के साथ ठीक यही किया। मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की वो खामोशी है जो बहरा कर देगी। तो पहले 2 दिन मैंने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बस उसके घर में एक साये की तरह रहा। खाना बनाना, सफाई करना और हर पल उस पर नजर रखना। उसकी हर एक फोन कॉल, हर गहरी सांस, हर परेशानी, सब उस पहेली का एक हिस्सा थी जिसे मैं सुलझाने में लगा था। मेरा मकसद बिल्कुल साफ था, उसे खुद उससे बेहतर जानना। मैं बस देख रहा था। कहने को तो मैं बस एक देखने वाला था, पर सच कहूं तो एक जासूस जैसा महसूस हो रहा था। उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका सपोर्ट नेटवर्क, मैं हर छोटी छोटी चीज के नोट्स बना रहा था। कुछ भी जो मुझे उस अंधेरे का सुराग दे सके जिसने उसे घेर रखा था। मेरे लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि आखिर मैं किसका सामना कर रहा हूं। तो पहले 2 दिन तो पूरी तरह से उसे देखने और नोट्स लेने में निकल गए। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा, चलो रणनीति बदलते हैं। मैंने उसे पुणे घूमने का सुझाव दिया। पहले तो वो बहुत नाराज हुई, पर जैसे ही शॉपिंग का नाम सुना, मान गई। पुणे का शहर हलचल से भरा हुआ था, पर हमारे लिए तो ये बस हमारे अंदर चल रहे ड्रामा का एक बैकड्रॉप था। वो पूरे टाइम फोन से चिपकी रही। क्लाइंट से बात करते हुए उसकी आवाज में तनाव साफ महसूस हो रहा था। और मैं बस उसे देख रहा था। ये देख रहा था कि कैसे उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही थी। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, बस हवा में एक अजीब सा अनकहा सा तनाव था। मैं उसकी हरकतों और बर्ताव पर ही ध्यान दे रहा था, और मैं साफ देख सकता था कि वो किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई तूफान उबल रहा हो। उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। उस रात उसने पहले से कहीं ज्यादा पी, मानो अपने अंदर के शैतानों को डुबो देना चाहती हो, और उसने खुद को बेहोशी में डुबो ही दिया। और फिर उस रात दरवाजा खुला। रात का सन्नाटा था। मेरे कमरे के दरवाजे की चरमराहट ने मुझे चौंका दिया। वो राधिका थी। एक साए की तरह अंदर आई और मेरे बगल में आकर लेट गई। उसका शरीर मेरे शरीर से ऐसे लिपट गया जैसे चम्मच। उसकी सांसों से शराब और एक गहरी हताशा की महक आ रही थी। मैं उसके बालों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसका शरीर एकदम तनाव में और गर्म था। मैं महसूस कर सकता था कि वो कांप रही है। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव था, पर उस सब के नीचे एक बहुत कच्ची सी कमजोरी थी। सुरक्षा के लिए एक खामोश गुहार। उस पल वो दुनिया को दिखने वाली मजबूत आजाद औरत नहीं थी। वो बस एक खोई हुई बच्ची थी जो तूफान से पनाह ढूंढ रही थी। मैंने उसे पेट से पकड़ा और उसने मेरा हाथ पकड़कर जैसे मंजूरी दे दी। वो शायद मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा एहसास था। बिना कुछ कहे उस अंधेरे में हमारे बीच एक कनेक्शन बन गया। एक ऐसा कनेक्शन जो हताशा और एक जैसी कमजोरी से पैदा हुआ था। और मुझे लगता है बहुत समय बाद उस रात हम दोनों गहरी नींद सोए। एक दूसरे की मौजूदगी में एक पल का सुकून मिला। ये था दिन 4, कंप्यूटर का राज। अगली सुबह मैं सूरज उगने से भी पहले उठ गया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। रात को मैंने उसके कंप्यूटर का पासवर्ड देख लिया था। अब वक्त आ गया था उस सच का सामना करने का, उन राक्षसों से लड़ने का जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसके कंप्यूटर पर मुझे जो मिला उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो किसी ऐसी चीज में शामिल थी जो मेरी सोच से कई ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। एक प्रोजेक्ट, एक लोकल इंडियन बैंक को हैक करना, एक फंड ट्रांसफर के लिए क्लियरेंस देना और पैसा इंडिया से यूएई के कुछ अकाउंट्स में भेजना। और ये कोई मामूली फंड ट्रांसफर नहीं था। इसका मकसद आतंकवादी संगठनों को फंड करना था, उन्हें भारत में घुसपैठ करने में मदद करना। अचानक सब कुछ साफ होने लगा। उसकी चिंता, उसका बीना, उसकी हताशा, सब कुछ। और उसी पल मैंने तय कर लिया कि मुझे इस मामले को अपने हाथ में लेना ही होगा। लेकिन फिर शरीर ने धोखा दे दिया। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके उठने का इंतजार करता रहा, पर घंटे बीत गए। सुबह के 11 बज गए थे और मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। जब मैं उसे देखने गया तो वहां का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। मैंने उसे चुपचाप रोते हुए पाया। उसकी पैंट खून से सनी हुई थी। वो एक गेंद की तरह सिमटी हुई थी, बस खामोशी से रो रही थी। उसने बताया कि उसे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए थे और अब दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी, उसकी स्किन ठंडी और चिपचिपी। वो मेरी आंखों के सामने खत्म हो रही थी। मैंने फौरन कैब बुलाई और उससे हॉस्पिटल ले गया।
वहां डॉक्टरों ने मेरे सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। डायग्नोसिस था मॉडरेट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, यानी बहुत ज्यादा शराब का नशा, जिससे लिवर फंक्शन टेस्ट और सेक्स हार्मोन्स पूरी तरह बिगड़ गए थे। और इसी वजह से पीरियड्स में देरी हुई और इतना भयानक दर्द हो रहा था। करीब 7 घंटे बाद, जो मुझे एक पूरी जिंदगी जैसे लगे, आखिरकार मुझे उससे मिलने दिया गया। अस्पताल में मैंने सोते हुए भी उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरते देखे। वो सो रही थी, 2 आईवी लाइंस लगी हुई थी। मैं बस उसके पास बैठ गया और देखता रहा कि कैसे उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नींद में भी उसका दर्द साफ झलक रहा था। और फिर सफेद दीवारों के बीच उसने सब कुछ इकरार कर लिया। मैंने बहुत धीरे से उसके आंसू पोंछे और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। जिस पल उसने मुझे देखा, बस सारे बांध टूट गए। वो सारा दर्द, सारा डर जो उसने इतने दिनों से दबा रखा था, सब बाहर आ गया। वो बस रोए जा रही थी। प्लीज मुझे यहां से ले चलो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैंने हकीकत से भागने के लिए सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। उसकी सिसकियां उस खामोश कमरे में गूंज रही थी। वो बस भागना चाहती थी, उस बुरे सपने से दूर भागना चाहती थी जिसमें उसकी जिंदगी फंस गई थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ, हम मिलकर इसे सुलझा लेंगे। पर उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। वो बोली, नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती। और फिर उसने सब कुछ बता दिया। राधिका का पूरा इकरारनामा। पहला कदम, ज्यादा पैसों के लालच में अबू धाबी की एक फर्म से एक हैकिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। दूसरा, उसे पता चला कि ये फंड भारत में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। तीसरा, उसने प्रोजेक्ट से पीछे हटने की कोशिश की। और चौथा कदम, उसे अनजान नंबरों से रेप और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और सबसे डरावनी बात ये थी, उसने कहा, मैंने उनसे और समय मांगा और उनकी डेडलाइन कल खत्म हो रही है। मतलब वक्त खत्म हो रहा था। उसके पास काम पूरा करने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त था, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। अब ये एक 24 घंटों का वादा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी और दांव पर राधिका की जिंदगी थी। सिर्फ 24 घंटे। हमारे पास बस 24 घंटे बाकी थे, सब कुछ ठीक करने के लिए, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खो देने के लिए। तो सवाल ये है, क्या किया जा सकता है जब घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हों और सब कुछ दांव पे लगा हो? क्या धोखे और खतरे के इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी? मैंने राधिका को सुलाया और उससे एक वादा किया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगा। सुरक्षा का वादा, उम्मीद का वादा। पर सवाल ये है, क्या मैं ये वादा निभा पाऊंगा? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में ही मिलेगा।